और now we will discuss about BRICS summit and the case of green and resilient agenda। 1 जनवरी को इंडिया को इसका जो ब्रिक्स समिट है इसका चेयरमैन बनाया 1 जनवरी को, और अगस्त सितंबर में इंडिया में जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है वो होने वाली है। अब ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसको लेके अमेरिका थ्रेटन्ड है कि हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन इकोनॉमी को बड़ा चैलेंज कर सकती हैं। अब ब्रिक्स के साथ जो इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है डेवलपिंग कंट्रीज पर, BRICS कंट्रीज पे, या फिर वो सब डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेस्ट जो है हमें ब्लैकमेल करता है। दैट इज सबसे पहला इशू जो था दैट वाज क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसके लिए इंडिया और चाइना फिलहाल रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये दो कंट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कर रही हैं। हम लोगों ने हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले कॉन्सेप्ट दिया था, चाइना उससे पीछे हट गया था। व्हाट वाज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस कि जिन कंट्रीज ने इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उनके लिए वो कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, या वो कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने आज से 200-300 साल पहले जिनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। इन कंट्रीज ने जो एनवायरनमेंट पोल्यूट किया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन सबसे ज़्यादा था, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बार एनवायरनमेंट में आ जाने के बाद वो लगभग 100 साल तक जो है एनवायरनमेंट का पार्ट रहती है। उसमें भी उसकी जो लाइफ है वो ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको खत्म होने के लिए 100 साल लगेंगे, तो वो 50% 100 साल में खत्म होगी, फिर 50% अगले 100 साल में, फिर 50%, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे करके खत्म होती है। इट मीन्स वर्ल्ड में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन सब के जो इमिशन है उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज या फिर वो कंट्रीज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आई थी वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज ग्लोबल वार्मिंग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंट्रीज की बनती है कि वो इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, और उसके लिए उनको सबसे पहले पार्टिसिपेट करना होगा। तो वो पहले अपने यहाँ पर ऐसे मेजर्स करें, ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि उनके यहाँ पर कार्बन इमिशन कम हो जाए। हमें 10-15-20 साल का टाइम दो ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर लें, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके कम कर लेंगे। पर चलो खैर वो तो पॉसिबल हो नहीं सका, क्योंकि उसमें से चाइना पीछे हट गया, इंडिया काफ़ी लंबे टाइम तक लिटा हुआ था। पर चाइना के रोल बैक करने के बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, तो हम लोगों को भी वो एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है, हम लोग ग्लोबल चैलेंजेस को हम लोग मानते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें एक्टिवली रोल पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद इंडिया अपने यहाँ पर जो नॉर्म्स लेके आता है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स लेके आता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे जो कार्बन मिशन को लेके जो गाड़ियों के जो नॉर्म्स आते हैं, भारत 6 स्टेज की जो गाड़ियाँ हैं वो आने लग गई। इसका मतलब इंडिया ने अपने यहाँ पर उनको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ पर जो लो एमिशन कार्बन एमिशन गाड़ियाँ थी वो इंट्रोड्यूस की। उसके अलावा अपने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है उसको भी स्ट्रिक्ट किया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की चीज़ें इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद कार्बन का जो क्रेडिट है उसके यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। सो ये सब अरेंजमेंट करने के साथ साथ अब इम्पॉर्टेंट ये था कि वर्ल्ड हमारे साथ मिलके चले, बट द पॉइंट इज अमेरिका इससे पीछे हट गया। वर्ल्ड अमेरिका पीछे हट गया, पेरिस एजेंडा से पीछे हट गया। उसके पीछे कई सारे रीजन थे, अमेरिका के अपने रीजन हैं। और उसके बाद ट्रंप जैसे बेवकूफ़ का प्रेसिडेंट बनना है तो हम रोल बैक करते हैं, हम कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, यूरोपियन कंट्रीज के अपने कंसर्न स्टार्ट हो गए, क्योंकि अमेरिका के चैलेंजेस से दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर economies, and equally they start eventually it is running simultaneously. So then they start focusing on their economy and their energy security, not energy security, then their strategic security, because उनको रशिया से थ्रेट था, या फिर अमेरिका जो नाटो को लेके जो ब्लेम कर रहा था या जो ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज, उनको उन्होंने भी जो इन एजेंडाज को फोकस करना जो है वो कम कर दिया। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिक्स कंट्री फिर दोबारा आ गई। तो फिर अभी नाउ द इंडिया, क्योंकि उसको अभी उसकी चेयरमैनशिप मिली है 1 जनवरी से, तो नाउ अब डिपेंड करता है कि इंडिया आने वाले दिनों के अंदर उसको कैसे हैंडल करता है और उसमें इंडिया कैसे रोल प्ले करता है। वो ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलता है या ब्रिक्स कंट्रीज को अपने साथ मैनेज करता है, किस हिसाब से मैनेज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। India's forthcoming hosting of BRICS summit come to critical juncture of the global south, having successful converted the G20 summit in 23। जो हम लोगों ने पहले किया था उसमें इंडिया का रोल बड़ा अच्छा रोल रहा था उसमें, और अभी जो आने वाला इवेंट है उसमें रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंडिया possesses both institutional capacity and diplomatic credibility to steer multilateral outcomes
The key challenges before India is to articulate summit agenda that is politically acceptable across diverse BRICS members. While responding to the pressing global development concerns. In this context, climate resilience and sustainable development, अब यही हमारा जो मेन फोकस है, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफर a unified framework, particularly developing countries bear a disproportionate share of climate related risk despite contributing least to global emission. अब यहाँ पर ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, offer a unifying framework, particularly as developing countries bear a disproportionate share of climate related risk. कौन सी कंट्रीज है बेटा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, that is developing countries related risk and despite contributing least to the global emission. अब हमारे यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और नाउ जिसको लेके हम लोग पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्ट के पास ब्लैकमेल करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन कंट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा दो, जिन कंट्रीज में कार्बन एमिशन ज़्यादा है उनके ऊपर ड्यूटी एक्सपैंड कर दो, उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दो, तो कई सारे जो अरेंजमेंट थे उन्होंने किए हुए। तो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस इमर्जिंग लीडरशिप गैप, द इंटरनेशनल क्लाइमेट गवर्नेंस आर्किटेक्चर इज करंटली अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसको हमने डिस्कस किया। द यूनाइटेड स्टेट हैज रिड्यूस्ड इट्स क्लाइमेट एंगेजमेंट इन रीसेंट ईयर्स, प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन, देयरबाय वीकनिंग द ग्लोबल क्लाइमेट मोमेंटम। अब अमेरिका की प्रायोरिटीज जो है दैट इज डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी है, एंड उसके बाद फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन है, वेयरबाय वीकनिंग ग्लोबल क्लाइमेट। अमेरिका को यही है कि उसको अपना तेल बेचना है, तो अमेरिका का फोकस कुछ और है, अमेरिका इज फोकसिंग ऑन इट्स इकोनॉमी ओनली, एंड वो रेस में हमेशा चाइना से आगे बने रहना चाहता है। देन उसके बाद several European nations earlier in the forefront of climate diplomacy are now increasingly focused on security challenges and economic stability. अब उनको इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करना है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस जितने भी हैं, जैसे रशिया से थ्रेट है उनको, या फिर नाटो का वीक हो जाना है, उसके बाद से जो नई नई पावर्स उभर रही हैं, इंटरनल क्रैशेस हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सबको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर यूक्रेन वॉर चल रहा है। द साइमल्टेनियस रिट्रीट बाय द मेजर डेवलपमेंट इकोनॉमीज हैज क्रिएटेड अ लीडरशिप वैक्यूम। अब इस ग्लोबल कंसर्न को लीड कौन करेगा, तो ये ग्लोबल वैक्यूम डेवलप हुआ इन क्लाइमेट गवर्नेंस, स्पेशली अफेक्टिंग मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ऑन मिटिगेशन, अडैप्टेशन एंड फाइनेंस। सो अब कई सारी चीजों में फंडिंग का इश्यूज आए, या फिर कई सारे इश्यूज में लीडरशिप जो क्राइसिस है वो वैक्यूम वो डेवलप हो रहा है। देन उसके बाद in the evolving landscape, BRICS has to potential to act as stabilizing coalition, sustaining climate cooperation from a development oriented perspective. BRICS as platform for the collective climate action. India's diplomatic approach demonstrated during the G20 has been marked the strategic autonomy and multi-alignment, enabling engagement across competing power blocks. Applying a similar approach with BRICS can advance climate cooperation without antagonizing key bilateral partners. अब यहाँ पर यह है कि हमें ब्रिक्स कंट्रीज को लेके साथ में लेके चलना है एडवांस क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए विदाउट एंटागनाइजिंग की बायलैटरल पार्टनर्स, तो अपने बायलैटरल पार्टनर्स को एंटागनाइज नहीं करना। देन उसके बाद प्रिजर्व डेवलपमेंट स्पेस फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर इंडिया और के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, BRI-6 की, BRICS की कंट्रीज, उसमें चाइना को छोड़ दो तो बाकी की कंट्रीज को अपने साथ लेके चलना, या ग्लोबल साउथ के अंदर जो कंट्रीज हैं, चाइल, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, खासतौर के ऊपर ईस्टर्न अफ्रीकन साइड की कंट्रीज जो हैं, उनके ऊपर इंडिया का स्पेसिफिक फोकस है। अब यहाँ पर उनको साथ लेके चलना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द टारगेट फॉर इंडिया। Although BRICS countries face diverse climate, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि we are not individual, हम लोग इसमें ब्रिक्स को लेके साथ चल रहे हैं, BRICS को, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके साथ प्लस इसके जो भी मेंबर इसको बढ़ना चाहते हैं। नाउ अगर ब्रिक्स स्ट्रांग होता है तो उसका एडवांटेज इंडिया को है कि वर्ल्ड के पास एक थर्ड अल्टरनेटिव हो जाएगा, दैट इज यूएस और यूरोप के बाद थर्ड अल्टरनेटिव ब्रिक्स होगा। हो सकता है कल को आके इसमें जापान या फिर और कोई कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हो सकता है ये सभी लोग ब्रिक्स ज्वाइन कर लें। देन उस केस में पॉसिबिलिटी है कि एशिया की एक अपनी करेंसी हो सकती है। अगर हम लोग इसको भी इग्नोर करते हैं तो हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिक्स करेंसी।
के चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी डिपेंडेंसी यूरोप, यूएस और जो यूरो और डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब इसको अमेरिका कभी टॉलरेट करेगा नहीं, इसी का क्या अमेरिका हमारे ऊपर बैन लगाएगा, हमारे ऊपर लगाए, चाइना पे लगाए, तो हमें उनके साथ साथ उसको तैयार रहना है। इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट प्लस अब ये जो टैरिफ जो ब्लैकमेलिंग है ना, तो टैरिफ ब्लैकमेलिंग हमें इसको मान के चलना पड़ेगा कि अमेरिका की तरफ से होगी। और इसके साथ साथ अमेरिका एक और चीज जोड़ सकता है, पहली बात एनवायरमेंट इश्यूज, दूसरी बात है अपनी जो टैरिफ पॉलिसी है, दोनों को इंप्लीमेंट अमेरिका करा सकता है या फिर उसके थ्रू ब्लैकमेल कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि अगर एनवायरमेंट एक ऐसा इशू है जो यूरोप के लिए बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि यूरोप का एनवायरमेंट की सबसे ज्यादा मार पड़ती है, पॉसिबिलिटी है कि इस केस में ईयू और यूएस फिर दोबारा से इकट्ठे आ जाए। अभी तक तो ट्रंप के पीरियड में तो कई सारी चीजें गड़बड़ होगी, लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस है, सबसे पहला तो यही है, ऑल्दो ब्रिक कंट्रीज फेस डाइवर्स क्लाइमेट रिस्क, दे शेयर कॉमन वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड टू। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी है हमारे यहाँ पर खासतौर के ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर। देन उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड लाइवलीहुड, इंडिया का फोकस इन तीन चीजों पर ही है फिलहाल, और आप देखो कि कहीं चले जाओ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती हुई मिल जाएगी। These shared challenges strengthen the case of collective action, focus on adaptation, resilience and equitable growth rather than emission reduction alone। तो इस केस में हमें सबको इसके साथ रेजिलियंस, इक्विटेबल ग्रोथ और एडेप्टेशन, कलेक्टिव एक्शन, फोकस ऑन एडेप्टेशन को साथ साथ लेके चलना होगा, एंड रादर देन इमिशन रिडक्शन अलोन। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज शुड कम टुगेदर, ये मिलके आएंगी तो इन सब जो इश्यूज हैं इनको हैंडल करेंगी, प्लस इंडिया इन सबको लीड करेगा। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्री groupings such as BASIC have historically represented southern interest within the UNFCCC framework. However, the expanded BRICS grouping carries greater economic weight, demographic representation, and political influence. This has enabled strong coordination during recent climate negotiations, protection of development priorities under the Paris Agreement framework, जिससे अमेरिका पीछे हट गया पेरिस एग्रीमेंट से। अब उसके पीछे अमेरिका के अपने लॉजिक हो सकते हैं, अपने कंसर्न्स हो सकते हैं। Then उसके बाद several BRIC members have also led major global climate conference, contributing to continuity in climate diplomacy. Additionally, BRICS offer a platform of collective responsibility to unilateral climate-linked trade measures, which often bypass unilateral consensus and risk undermining developing economies. Climate finance and central constraints. Adequate and predictable climate finance remains the primary enabler of effecting climate action. The BRICS leaders Framework Declaration in Climate Finance highlighted the urgency of mobilizing resources of developing countries. India has consistently argued that climate commitments must reflect historical responsibility, जिसको हमने पहले भी कहा था कि इंडिया का जो पहले से स्टैंड यही था कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पॉइंट है उसको आगे रखो, उस क्लॉज को आगे रखो कि जिन लोगों ने एनवायरनमेंट को पहले पोल्यूट किया, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले उनको कहो कि आप अपने यहाँ पे जो कार्बन एमिशन है उसको कम करो, उसकी रिडक्शन करो, देन उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसका डिफरेंशिएटेड नेशनल कैपेसिटीज है, हर कंट्री की अपनी अपनी कैपेसिटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, एनवायरनमेंट कंट्रोल को लेके, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेके हर कंट्री की अपनी अपनी कैपेसिटी, अपना अपना पोटेंशियल है। उनकी कैपेसिटी, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको काम करने दो। हम लोग अपने आप से इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आप बैन, कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज मत करो कि इंडिया को ये करना ही पड़ेगा, हम अपने आप से कर रहे हैं। देखो ध्यान रखो बेटा, हमारे यहाँ पर जो BS नॉर्म्स चल रहे हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स चल रहे हैं, वो अफ्रीका पर अप्लाई नहीं होते, दुनिया की कई सारी दूसरी कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होती, पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होते, ईरान इराक पर 30-30, 40-40 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, अफ्रीका के साथ भी यही कंडीशन है। तो इसका मतलब वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको अपने आप से कम करेंगे, हमारे ऊपर आप प्रेशर कोई नहीं डालोगे। देन उसके बाद वाई इंस्टीट्यूशन लाइक द न्यू डेवलपमेंट बैंक are important. Meaningful progress requires engagement with global financial institutions such as World Bank and IMF, which dominate climate-related financial flows. Excluding these institutions would constrain scale and impact, particularly at the time when private capacity flows into climate and ESG investment are weakening. Then uske baad India's strategic and geopolitical opportunity. The expanded BRICS grouping now accounts for sustainable share of global population,
इकोनॉमिक आउटपुट एंड ट्रेड। एज अ चेयर इंडिया हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम उसके चेयरमैन हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो यूनिक अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि शेप द डेवलपमेंट सेंट्रिक क्लाइमेट एजेंडा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर डेवलपमेंट सेंट्रिक आ गया, और ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ताकि एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचे, डेवलपमेंट भी हो, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक, तो अगर डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान तो होगा, फैक्ट्रियां बनेंगी, धुआं निकलेगा, एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। देन उसके बाद प्रायोरिटाइज रेजिलियंस, एडेप्टेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ध्यान रखना, फिर वो पॉइंट है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस है, एडेप्टेशन है, उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग रेजिलियंस है। Geopolitically, such leadership also help India balance competing narrative of climate leadership, prevent monopolization of the global South climate discourse by any single power। तो उस केस में इंडिया अगर इन सबको लीड करता है तो हमारे पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ग्लोबल साउथ को लीड करने की। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया के लिए कंपैरेटिवली चांसेस ज्यादा बेटर हैं। A cooperative equity focused green agenda allows India to align climate action with the long term developmental interest of emerging economies। Conclusion, the upcoming BRICS summit जो सितंबर में होगी offer India the strategic opening of influence the future direction of the global climate। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम फ्यूचर के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट इश्यूज जो हैं उसको हैंडल कर सकते हैं और इंडिया उसका वर्ल्ड लीडर बन के उभर सकता है। देन या फिर हम लोग ये माने कि इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी जो है अलग रख सकती हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज की ये जो एनवायरनमेंट को लेके उसका स्टैंड है उसको ग्लोबल सपोर्ट मिले, और वो जो ग्लोबल सपोर्ट है आने वाले टाइम के अंदर इंडिया या ब्रिक्स कंट्रीज को और हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ब्रिक्स हो सकता है अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज हैं, इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना, तो बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो बड़ी इकोनॉमीज अगर अपना जो फाइनेंशियल सेटअप है उसको डिफरेंट करती हैं, उनकी डिपेंडेंसी अगर डॉलर पे कम करती हैं, या फिर डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें ये अपने यहाँ से अपनी इकोनॉमी से धीरे धीरे डॉलर को निकाल के बाहर करके और एक और करेंसी की फॉर्म में अगर जमा कर दी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा उसके लिए सेटबैक होगा। हर कंट्री के लिए मैंडेटरी है। आगे आता है बेटा, अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, इसी से मिलता जुलता है। बाय फोरग्राउंडिंग रेजिलियंस, इक्विटी एंड डेवलपमेंट, इंडिया कैन position BRICS as constructive force and amid global uncertainty, strengthen South-South cooperation and contribute to the more balanced international order that integrates climate action with growth and trade।